आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भाज्य व अभाज्य संख्याओं पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कुछ कटौती की है, जिसको ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के नए सिलेबस के अनुसार ही हम अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यह वीडियो केवल क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि यह क्लास 9th एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके नए सिलेबस में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अर्थात अब हमें प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। हमारे इस पहले अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसका पहला टॉपिक अब है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए हमें भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के विषय में जानना होगा। चलिए अभाज्य संख्या व भाज्य संख्या को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। हमारे सामने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। आइए पता करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य हैं एवं कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। इसे पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि ये संख्याएं किनसे कटती हैं, मतलब किनसे विभाजित हैं। इन संख्याओं का गुणनखंड क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि 10 1 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 5 के पहाड़े में और स्वयं अपने पहाड़े में भी आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये चारों संख्याएं 10 को काट देंगी, मतलब 10 इन चारों संख्याओं से विभाज्य है और इन सभी संख्याओं को हम 10 के गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि 10 को इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2 या 10 एकम 10। 9 जो है वो 1 से कटता है, 3 से कटता है, साथ ही साथ अपने आप से कटता है। 8 की बात करें तो 8 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और स्वयं अपने पहाड़े में आएगा, मतलब 8 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा। 7 की बात की जाए तो 7 1 से कटता है और 7 स्वयं अपने आप से कटता है। 6 2 से कट जाता है, मतलब 2 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है और साथ ही साथ 3 और अपने पहाड़े में भी आता है, मतलब इन संख्याओं से ये विभाज्य है। 6 के ये सारे गुणनखंड हैं। 5 के गुणनखंड 1 है और 5 है। 4 का गुणनखंड 2 है, 1 है और 4 है। 3 के गुणनखंडों में 1 है और 3 है। 3 जो होता है इन्हीं दो संख्याओं से विभाज्य हो पाता है। 2 की बात की जाए तो 2 1 से कट जाता है और 2 से कटता है। इसी प्रकार 1 तो सिर्फ अपने पहाड़े में ही आता है और किसी के पहाड़े में 1 नहीं आ पाएगा। तो आखिर हम पता कैसे करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, जैसे कि 2 3 5 और 7, ये 4 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, तो इन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो अपने पहाड़े में आती हों, मतलब खुद से कटती हों और 1 से कटती हों, ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम अभाज्य संख्या की परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटती हों और 1 से कटती हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इस दूसरे परिभाषा में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें हमें 1 से बड़ा या 1 के अतिरिक्त कहना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 1 से बड़ा या 1 के अतिरिक्त नहीं कहेंगे तो फिर इस परिभाषा के अनुसार 1 भी अभाज्य हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि 1 स्वयं से भी कटता है और 1 तो 1 से कटेगा ही। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं है। इसीलिए दूसरी परिभाषा को देते समय हमें
एक से बड़ी कहना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इन गुणनखंडों में ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, लेकिन ऐसी भी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे कि ये 4, 6 के 4 गुणनखंड हैं, 8 के भी 4 गुणनखंड हैं, 9 के 3 गुणनखंड हैं और 10 के भी 4 गुणनखंड हैं। तो ये सभी संख्याओं को ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जब इस परिभाषा को हम देते हैं तो बेचारा एक ना ही भाज्य हो पाता है और ना ही अभाज्य हो पाता है, क्योंकि एक का तो ना 2 गुणनखंड है और ना 2 से अधिक है। इसीलिए एक को ना ही भाज्य संख्या माना गया है और ना ही अभाज्य संख्या माना गया है। तो सिंपल सी बात है, जिसके केवल 2 गुणनखंड वह अभाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड वह भाज्य संख्या, और एक किसी प्रकार की भी संख्या नहीं है। भाज्य संख्या की परिभाषा हम दूसरे शब्दों में दे सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक को ना भाज्य में रखा गया है ना अभाज्य में रखा गया है। इसीलिए जब भी हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और ऐसा नहीं है कि ये संख्याएं केवल 10 तक ही हों, 10 के आगे भी सभी संख्याओं को हम इसी प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है एवं कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। मतलब भाज्य संख्याओं की भी संख्या अनंत है और अभाज्य संख्याओं की भी संख्या अनंत है। 10 के बाद 11, 13, 17, 19 और ऐसी बहुत सी संख्याएं मिलती हैं हमें जो अभाज्य होती हैं, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और बाकी सभी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसी वजह से वो सभी भाज्य होती हैं। चलिए अब हम सीखेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यहाँ जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, क्या उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 4 को हम 2 गुणे 2 के रूप में, चाहे तो गुणे में 1 भी लिखा जा सकता है, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के रूप में, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, और आगे ऐसे ही 9 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3 के रूप में, 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5 के रूप में। इसी प्रकार हम जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनखंड करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो उनके गुणनखंड हैं उसके गुणनखंडों में केवल और केवल अभाज्य संख्याएं हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अभाज्य संख्याएं हैं, चाहे वो 5 हो, 3 हो या 2 हो। ये 5, 3, 2 ये सब संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं होती है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको जब हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हमें अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में यही बात बताई गई है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब ये जितनी भी भाज्य संख्याएं थी इनके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड जो यहाँ हमें गुणनखंड ये दिख रहे हैं, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका अर्थ है कि भले ही हम इसके क्रम को उल्टा पुल्टा कर दें, उससे हमें नहीं मतलब। जैसे कि 6 है तो 6 को हमने 2 गुणे 3 के रूप में लिखा है, हम चाहे होते तो इसे 3 गुणे 2 के रूप में भी तो लिख सकते थे ना। मतलब क्रम बदल देने से तो कोई फर्क पड़ नहीं जाएगा। तो वही बात समझाया गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्रम को ध्यान ना दिया जाए,
तो वो हमें एक अद्वितीय गुणनखंड मिलता है। और इस 8 को तो हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर लगा लिया जाएगा 3, मतलब 2 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको तो हम पावर लगा नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। या फिर हम चाहे तो इसे 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। मतलब हम इनके अगर क्रम को बदल भी देना तो भी हमें वही संख्याएं मिलेंगी। जैसे मैं एक कोई और नंबर लेके बता रहा हूँ, जैसे 18 एक भाज्य संख्या है, और जब हम 18 को 2 से काटते हैं तो 9 मिलता है, फिर हम इसे 3 से काटते हैं तो 3 मिलता है, और 3 से फिर भाग देते हैं तो 1 मिलता है। क्या होता अगर मैं इसी 18 को पहले 2 से भाग ना देकर 3 से देता? तो जब मैं 3 से देता ना तो मुझे 6 मिलता, और मैं अगर दोबारा इसे 3 से दे दूं तो मुझे 2 मिलेगा, फिर मुझे 2 से ही देना पड़ेगा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, और यहाँ पे हम 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 पर घात 2, मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं? दोनों एक ही बात तो हुआ ना, बस क्रम का अंतर है। तो क्रम के अंतर के बिना अद्वितीय होता है, ऐसा इस प्रमेय में हमें बताया गया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को। इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, 7, 2, 3, ये 4 ऑप्शन है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सबके सब अभाज्य संख्याएं, ये तो सही हैं, लेकिन हमें इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो सबसे छोटी इसमें हमें 2 दिख रही है, और हम जानते हैं कि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, एक है और एक खुद 2 है। 2 स्वयं से घटता है और 1 से भी। इस प्रकार 2 ही हमारा सही ऑप्शन है, 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगर हमसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तब वो 4 होगा। तीसरा प्रश्न है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। पूछा है यह किस प्रकार की संख्या है? चलो देखते हैं। अगर इसका हम गुणा करें सबका, तो सबका जब हम गुणा करेंगे और 13 जोड़ेंगे तो एक बड़ी सी संख्या मिलेगी, फिर उसका हमें गुणनखंड करके देखना पड़ेगा कि उसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं, तो हमारा काम लंबा हो जाएगा। तो ये जानबूझ के यहाँ 13 और 13 दो बार दिया, बीच में प्लस करके दिया है, यहाँ गुणा करके दिया है, यहाँ प्लस करके दिया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद माना जाएगा, और ये अकेला एक पद है। तो इन दोनों में से मैं 13 को कॉमन करने जा रहा हूँ। तो 13 को जब मैं कॉमन कर लूँगा, यहाँ 7 बच जाएगा और 11 बच जाएगा, और प्लस 13 जब कॉमन हो चुका है तो यहाँ 1 बचेगा ना, क्योंकि 13 1 जाए तो 30 होता है, तो मतलब सब कुछ कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है। तो फिर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या मिल गई 13, और एक संख्या चाहे ये जो भी हो, वैसे तो है ये 1100 से 77 और एक 78 है, 13 है, और गुणे में क्या मैं एक नहीं लिख सकता? तो एक भी तो हम लोग लिख सकते हैं। तो 13 गुणे 78 गुणे 1, मतलब ये तो 3 संख्याओं के गुणे के रूप में इस संख्या को हम लिख पा रहे हैं। मतलब इसके 3 गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो मतलब ये भाज्य संख्या है। चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। पूछा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा? अरे अभी हम पढ़े थे कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं ना, उन सबको हम अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग लिख सकते हैं। इसी को तो हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो बिल्कुल इसे लिखा जा सकता है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 156 जो है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की महत्तम घात मतलब बड़ी से बड़ी घात कितनी है, ये पूछा है। तो चलो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसे 2 से काट रहा हूँ, तो 2 के पहाड़े में 14 आता है, तो 14 आता है 7 बार में,
एक बचा हुआ है तो ये 16 बन गया, 16 आता है 8 बार में। फिर से मैं इसे 2 से काट सकता हूँ ना, तो 6 आता है 3 बार में और एक बचा है तो ये 18 बन जाएगा, 18 आता है 9 बार में। अब ये तो 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 के पहाड़े में 3 आएगा एक बार में, 9 आएगा 3 बार में। अब ये 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो ये अपने पहाड़े में आ जाएगा एक बार में। तो इस तरह से हमने पता कर लिया है कि 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हमसे यहाँ पूछा गया था 2 की घात के बारे में, तो 2 यहाँ 2 बार है ना, तो इसका घात 2 हो जाएगा और 3 और 13 ऐसे ही रह जाएगा। तो महत्तम घात हमें क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। इसमें हमसे पूछा गया है कि 625 है, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 की अधिकतम घात क्या मिलेगी। इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 के पहाड़े में 5 आएगा एक बार में, एक बचा है तो ये 12 बन जाएगा, 12 नहीं आता, 10 आता है 2 बार में, फिर 2 बचा है ना, तो 2 उसको देगा 25, 25 आएगा 5 बार में। फिर 5 से इसको हम काट सकते हैं, जब जब लास्ट में 5 हो 0 हो तो 5 से कटता है, तो 5 से इसको काटेंगे तो 10 आता है, 10 आता है 2 बार में, फिर 2 बचेगा, 2 उसको देगा तो 25 बन जाएगा ना, ये 5 बार में कटेगा फिर 25, और 25 5 से कटता है 5 बार में, और 5 खुद से कटता है एक बार में। इस प्रकार हम पता कर चुके हैं कि 625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 5 की घात 4 हो जाएगी। तो मतलब इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, 4 घात अधिकतम होगा 5 का। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे जो 29 है, एक संख्या 16 है और एक संख्या है 15 और एक संख्या है 25। तो जो हम जानते हैं कि 15 जो है 15 जो है 3 के पहाड़े में आ जाता है, 5 के पहाड़े में आता है, अपने पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, तो बहुत सारे गुणनखंड है ना, 2 से ज़्यादा है तो ये तो भाज्य है, तो ये तो अभाज्य होगा नहीं। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 25, तो 25 तो 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा और स्वयं अपने पहाड़े में भी आएगा, मतलब इसके 3 गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 16 का भी यही हाल है, 4 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और साथ ही साथ ये अपने पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है, तो इसके बहुत सारे गुणनखंड है, तो ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। 29 ही एक ऐसी संख्या है जो 1 के पहाड़े में और स्वयं अपने पहाड़े में आएगा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, इसीलिए 29 अभाज्य संख्या होगा, मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 ऐसी संख्या होती है जो कि 2 से कटती है, 4 से कटती है, खुद से कटती है, 1 से कटती है, तो ये तो भाज्य है। जिसके बहुत सारे गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो तो भाज्य है ना। फिर 9 का देखा जाए तो 9 का भी वही हाल है, ये 1 से, 3 से, खुद से, मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य संख्या है। अब इसके अलावा जो 11 है, 11 एक ऐसी संख्या जो 1 से कटता है और स्वयं अपने आप से कटता है और तो किसी से नहीं कटता, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, यही अभाज्य संख्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। और बाकी एक में 15 दिया है जो कि अभी हम जाने थे कि 15 भाज्य संख्या होती है। 8वें क्वेश्चन को देखा जाए, 8वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। संख्या अपरिमित रूप से एक है कि अनेक है कि 100 है कि 0 है, ऐसा पूछा गया। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का भी कोई अंत नहीं है। अगर हम देखते जाएं तो हमें आगे चलकर ऐसी संख्याएं बहुत सी मिलती जाती हैं जो कभी खत्म होने वाली है नहीं। तो अभाज्य संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है और भाज्य संख्याओं की भी संख्या अनंत है। इसमें हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, सी वाला। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि उसी के तो 2 गुणनखंड है बस, दो, एक एक है, एक वो खुद है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या,
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 हुआ ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसका गुणनफल पूछा गया है। तो गुणनफल मतलब दोनों का गुणा कराना है, आंसर 8 आएगा और ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि अगर x है एक भाज्य संख्या, ये x जो है ये है एक भाज्य संख्या। अगर x को p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn के रूप में गुणनखंडित किया जाए, इस प्रकार से उनका गुणनखंड किया जाए, तो पूछा गया है ना कि ये p1 p2 p3 ये सब संख्याएं कैसी संख्या हों। तो हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में इस बात को जाने थे कि भाज्य संख्याओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो वो सब हमें अभाज्य संख्याएं मिलते जाएंगी अंत में। तो भाज्य संख्याओं को जब हम इस प्रकार लिखते हैं गुणनखंड के रूप में तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या वो सही है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।